Hello students, hope that you are doing good. In this video, we are going to understand page number 6 of Science 2 that comes under chapter Heredity and Evolution. इसके पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का एंड इस वीडियो में उसके आगे का कंसेप्ट मींस कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में हम लोग देखेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू दिस पेजेस. अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 6. इस पेज पे हमें कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में बताया गया है. ओके, बट ये कंसेप्ट स्टार्ट करने के पहले हमें ये रीजन पता होना चाहिए कि हम ये कंसेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं. ओके, हमें इसके बारे में बताया क्यों जा रहा है. ओके, तो एज्यूम करते हैं कि कल को हमने एक नया कोई फॉसिल डिस्कवर किया. मैंने क्या बोला कि कल को हमने एक कोई नया फॉसिल डिस्कवर किया. ओके, अब डिस्कवर करने के बाद हमें ये पता करना हो कि ये फॉसिल जो हमें मिला है ये कितना साल पुराना है. ये चीज हम कैसे पता करेंगे. ओके, तो वो एज पता करने का मीन्स फॉसिल का एज पता करने का जो मेथड है उसी मेथड का नाम क्या है, कार्बन डेटिंग मेथड. ओके, तो इसी के लिए मीन्स फॉसिल का एज पता करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड का यूज लेते हैं. ओके, और इसी के लिए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, तो बेसिकली कार्बन डेटिंग मेथड में क्या यूज होगा, कौन सा एलिमेंट यूज होगा, तो यस कार्बन यूज होगा. ओके, हम लोग कार्बन का यूज करके फॉसिल का डेटिंग कर सकते हैं. डेटिंग मींस वो फॉसिल का डेट पता कर सकते हैं कि वो जो फॉसिल मिला है वो कितना साल पुराना है. ओके, तो इसी के लिए वहीं से ये नाम एक्चुअली आया है. कार्बन का हम लोग यूज करते हैं इसी के लिए कार्बन, एंड उसका यूज करके हम लोग डेट निकाल रहे हैं, डेट पता कर रहे हैं, उसके लिए वहां से डेटिंग. ओके, तो इसी के लिए मेथड का नाम क्या आ गया, कार्बन डेटिंग मेथड. ओके, अच्छा, ये चीजें स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए. क्या, सबसे पहले कि कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं. ओके, जिसमें से एक जो आइसोटोप है उसका नाम है C12 और दूसरा जो है वो है C14. एंड ये दोनों में से जो C14 है वो रेडियो एक्टिव है एंड जो C12 है वो नॉन रेडियो एक्टिव है. ओके, अब ये रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव क्या होता है, तो सिंपल आप इसको ऐसा समझिए कि जो भी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं वो समय के साथ डीके होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं. ओके, एंड जो भी एलिमेंट्स नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता. ओके, मींस वो डीकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते. ओके, तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या है C12 एंड C14 में, कि C14 ये रेडियो एक्टिव है एंड C12 ये नॉन रेडियो एक्टिव है. ओके, दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे कि C14 ये डीके होता है. ओके, एंड C12 ये डीके नहीं होता. एंड थर्ड जो मेजर डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि एनवायरनमेंट में दोनों चीजें प्रेजेंट है. C12 भी प्रेजेंट है, C14 भी प्रेजेंट है, बट एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है वो C12 है. ओके, मींस C12 अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, और इसी के ऑपोजिट C14 का जो क्वांटिटी एनवायरनमेंट में वो लेस है. ओके, तो थर्ड मेजर डिफरेंस इधर पे क्या आ जाएगा कि C14 ये लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है एंड C12 ये अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने C12 एंड C14 ये दोनों का तीन मेजर डिफरेंस देखा. ओके, अब यहाँ पे ये कार्बन डेटिंग समझने के लिए आप दो सिनेरियो यहाँ पे जरा हम लोग एज्यूम करते हैं. ओके, दो सिनेरियो में से जो पहला सिनेरियो है वो बिफोर डेथ का है. बिफोर डेथ का मतलब एक कोई XYZ ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, वो अभी अलाइव है, वो अभी जिंदा है. ओके, तो उसके बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो बिफोर डेथ के सिनेरियो में आ जाएगा. एंड वही ऑर्गेनिज्म अगर मर जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसे हम लोग आफ्टर डेथ के सिनेरियो में रखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बिफोर डेथ वाला सिनेरियो जरा हम लोग समझते हैं. अब जरा आप सोचिए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अभी अलाइव है, जिंदा है, तो क्या वो फूड, एयर, ये सारी चीजें कंज्यूम करेगा? यस, बिल्कुल करेगा. अरे उसको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव रहने के लिए फूड, एयर, ये सारी चीजें कंज्यूम करना ही पड़ेगा. ओके, मीन्स अगर मैं उसको ऐसा बोलूं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है, अलाइव है, तो वो कार्बन को कंज्यूम करता है. ओके, क्योंकि फूड में और एयर में दोनों जगह पे कार्बन प्रेजेंट रहता है. ओके, बट इसी के ऑपोजिट अगर वो ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाता है, मींस आफ्टर डेथ पे आ जाता है, तब वो कार्बन को कंज्यूम नहीं कर पाएगा. ओके, ना तो फूड कंज्यूम कर रहा है उस समय, ना तो एयर कंज्यूम कर रहा है. ओके, तो इसी के लिए वो कार्बन को कंज्यूम नहीं कर पाएगा. ओके, तो बिफोर डेथ में वो कार्बन कंजम्पशन कर रहा है एंड आफ्टर डेथ में वो कार्बन कंजम्पशन नहीं कर रहा है. ओके, बट अभी हमने एक चीज इधर पे पढ़ा कि कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं और वो दोनों आइसोटोप एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है. ओके, तो स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि बिफोर डेथ के सिनेरियो में जो ऑर्गेनिज्म कार्बन कंज्यूम कर रहा है वो C12 भी कंज्यूम कर रहा है और C14 भी कंज्यूम कर रहा है, एंड आफ्टर डेथ में वो ना तो C12 कंज्यूम कर रहा है ना तो C14 कंज्यूम कर रहा है.
ओके अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने ये चीज देखा कि C12 ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, C14 ये लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बट कितना क्वांटिटी है उनका एक्चुअल एनवायरनमेंट में, C12 कितने क्वांटिटी में, C14 कितने क्वांटिटी में। ओके तो ये चीज रहने दीजिए, उसका एग्जैक्ट वैल्यू वो हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, बट ये दोनों एक सर्टेन रेशियो में काम करते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। अब सर्टेन रेशियो में इसको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, तो सिंपल आप समझिए इसको कि अगर C12 1 ट्रिलियन प्रेजेंट है, क्या मैंने बोला, अगर C12 का क्वांटिटी 1 ट्रिलियन है तो C14 एक ही होगा। ओके मींस दोनों के बीच में रेशियो क्या हो गया, तो 1 ट्रिलियन इज टू 1, ये C12 एंड C14 ये दोनों के बीच में रेशियो हुआ। ओके तो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है वो रहने दीजिए, वो हमें जानना भी नहीं है, बट ये दोनों के बीच में एक सर्टेन काइंड ऑफ रेशियो प्रेजेंट रहता है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके जब ऑर्गेनिज्म जिंदा था, लाइव था, तब वो C12 C14 दोनों कंज्यूम कर रहा था। ओके एंड वो दोनों चीजें जो रेशियो है उसी के हिसाब से कंज्यूम करता होगा। ओके रेशियो के हिसाब से मतलब जो भी उस समय जितना भी जो भी एनवायरनमेंट में उस समय जो भी रेशियो चालू है, उसी रेशियो के हिसाब से उसके अंदर भी C12 C14 का क्वांटिटी जाता होगा। ओके मींस जितना रेशियो बाहर चल रहा है, एनवायरनमेंट में चल रहा है, उतना ही रेशियो तो वो अंदर भी लेगा ना। ओके एंड आफ्टर डेथ, मरने के बाद वो C12 C14 दोनों चीजें कंज्यूम नहीं कर रहा है। अब बिफोर डेथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीजें कंज्यूम कर रहा है, कार्बन को कंज्यूम कर रहा है, C12 C14 दोनों कंज्यूम कर रहा है, उससे वो एनर्जी बना रहा है और अपना जो भी वर्क है वो कर रहा है। बट आफ्टर डेथ, ध्यान से हमारा जो मेन फोकस होगा वो आफ्टर डेथ पे होगा। आफ्टर डेथ में वो ना तो C12 कंज्यूम कर रहा है ना तो C14 कंज्यूम कर रहा है। ओके बट जिस दिन, ध्यान से इसको आप सोचिए, बट जिस दिन उसका डेथ हुआ उसी दिन क्या उसके बॉडी में C12 C14 प्रेजेंट रहेगा, या उसी दिन उसके बॉडी से C12 C14 ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। ओके तो जिस भी दिन उसका डेथ होगा उसके बॉडी में C12 C14 ये दोनों प्रेजेंट रहेगा। ओके और कितना प्रेजेंट रहेगा, क्या रेशियो में प्रेजेंट रहेगा, तो जो भी रेशियो उस समय एनवायरनमेंट में रहेगा C12 C14 का, वही रेशियो में उसके अंदर भी C12 C14 होगा। ओके और हमें ये चीज अभी मालूम है कि C14 ये रेडियो एक्टिव होता है, मींस जो समय के साथ क्या होता है, डीके होते जाता है। तो आफ्टर डेथ उसके बॉडी में जो भी अमाउंट ऑफ C14 प्रेजेंट रहेगा वो क्या होता जाएगा, डीके होता जाएगा, वो खत्म होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। ओके एंड क्योंकि आफ्टर डेथ पे उसके बॉडी के अंदर से C14 जो रेडियो एक्टिव है वो डीके होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिसके वजह से उसके बॉडी के अंदर से C14 का क्वांटिटी कम होते जाएगा। और क्योंकि C14 का क्वांटिटी कम होते जा रहा है, इसके वजह से जो रेशियो है C12 C14 का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आएगा, समझ रहे हैं आप। ओके तो इधर पे मैं आपको जस्ट यही चीज बता रहा हूँ, दो ही चीज आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आफ्टर डेथ, मरने के बाद जो भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर C14 का जो क्वांटिटी है वो कम होते जाता है, एंड इसी C14 के कम होने की वजह से जो रेशियो है C12 C14 का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब होते जाता है। ओके बट ये सारी चीजें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, C12 C14 हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि ये जो भी फॉसिल हमें मिला है वो कितना साल पुराना है। ओके तो साइंटिस्ट लोग सिंपल क्या करते हैं, वो फॉसिल को डिस्कवर कर लिए, अब उन्हें ये चीज पता करना है कब का वो फॉसिल है, तो वो लोग क्या करेंगे, सिंपल उस फॉसिल के अंदर C14 का क्वांटिटी चेक करेंगे। ओके एंड C14 का क्वांटिटी चेक करने के बाद वो बता देते हैं कि ये फॉसिल इतना साल पुराना है। वो किस तरीके से बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये चीज कि C14 ये रेडियो एक्टिव है और उसका जो हाफ लाइफ है वो समथिंग 5700 ईयर्स के आसपास है। ओके अच्छा अब ये हाफ लाइफ क्या होता है, तो हाफ लाइफ मतलब सिंपल उतना समय, उतना ड्यूरेशन जितने टाइम पे वो कोई भी सब्सटेंस हाफ हो जाता है। ओके अब सिंपल आप इसको समझिए कि अगर आपके पास 10 एप्पल्स है, ओके वो 10 एप्पल्स 5 एप्पल्स में कन्वर्ट होने के लिए 7 डेज लेते हैं। मैंने क्या बोला, आपके पास 10 एप्पल्स है, वो 10 एप्पल्स 5 एप्पल्स में कन्वर्ट होने के लिए 7 डेज लेते हैं, तो वो 10 एप्पल्स का जो हाफ टाइम होगा वो 7 डेज होगा। ओके मीन सिंपल जो भी क्वांटिटी है वो एक्सवाइजेड जो भी क्वांटिटी उसको आधा होने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो उसका हाफ टाइम होगा। ओके तो C14 को उसके क्वांटिटी से हाफ होने के लिए, आधा होने के लिए तकरीबन 5700 ईयर्स लगते हैं। ओके और ये चीज साइंटिस्ट को पता है कि यस C14 का जो हाफ टाइम है वो समथिंग 5700 ईयर्स के आसपास है। ओके तो वो सिंपल क्या करेगा, वो फॉसिल के अंदर से C14 का क्वांटिटी चेक करेगा एंड वो जो भी क्वांटिटी रहेगा उसको कंपेयर करेगा उस समय के रेशियो से, उस समय जो भी एनवायरनमेंट में C12 C14 का जो भी रेशियो चालू है
यानी तो उस समय एनवायरनमेंट में जो भी C14 का क्वांटिटी चालू है उसके साथ वो कंपेयर करेगा। ओके, एंड कंपेयर करने के बाद वो चेक करेगा कि एनवायरनमेंट में इतना C14 है और इसके बॉडी में इतना C14 है, एंड अगर C14 एनवायरनमेंट उस समय के एनवायरनमेंट के हिसाब से उस फॉसिल के अंदर हाफ है, आधा है, तो वो ये चीज बता देगा कि यस, ये जो भी फॉसिल मिला है ये समथिंग 5700 इयर्स एगो का है, पहले का है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये कार्बन डेटिंग का हेल्प लेके बता सकते हैं कि जो भी हमें फॉसिल मिला है वो कितने साल पुराना है। ओके, सिंपल हमें क्या करना है, C14 का अमाउंट पता करना है फॉसिल के अंदर, एंड उसको उस समय का जो भी एनवायरनमेंट में C14 का अमाउंट है उसके साथ कंपेयर करना है। और हमें ये पता है कि हाफ टाइम इसका C14 का इतना है, और जस्ट ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हम ये चीज बता सकते हैं कि वो फॉसिल का क्या एज चल रहा है, वो फॉसिल कितना साल पुराना है। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें होती है, फॉसिल कितना साल पुराना है ये चीज पता करने के लिए दो चीजें चेक की जाती है। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ C14 कितना है उसके अंदर C14, एंड दूसरा जो रेशियो की बात किया था ना हमने C12 एंड C14, उसका रेशियो भी, क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ और रेशियो होगा उस समय एंड उस फॉसिल के अंदर कुछ और रेशियो चलता होगा उस समय, तो उसको भी कंपेयर किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें कंपेयर करने के बाद पूरा उसके अंदर कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये डाटा मिलता है कि ये जो फॉसिल है वो कितना साल पुराना है। तो यही कार्बन डेटिंग का यूज करके हमने हर एक फॉसिल का एज पता किया। ओके, एंड इन्हीं सारे फॉसिल्स को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ये चीज कंक्लूड किए हैं कि वर्टिब्रेट्स ये इनवर्टिब्रेट्स से ही इवॉल्व हुए हैं। ओके, मींस इनवर्टिब्रेट्स पहले आए थे अर्थ के ऊपर और इन्हीं सारे इनवर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए हैं। ओके, और ये जो भी टाइम पीरियड इसमें लगा होगा, ये पूरे टाइम पीरियड को 3 एराज में डिवाइड किया गया है। जो स्टार्टिंग का एरा है वो पैलेजोइक एरा है, जिसके अंदर रेप्टाइल्स, स्पीसीज, ये सारी चीजें थी, और मिडल का जो एरा है वो मेसोजोइक एरा है, जिसके अंदर रेप्टाइल्स वगैरह थे, एंड जो लास्ट है, लास्ट मतलब जो अभी करंटली जो चालू है वो सिनोजोइक एरा है, जिसके अंदर मैमल्स वगैरह है। ओके, मैमल्स में हम लोग आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। ओके, तो जो पैलेजोइक एरा था उसके अंदर ज्यादा जो एनिमल्स थे वो सारे इनवर्टिब्रेट्स थे, बट अभी जो सिनोजोइक एरा चालू है उसके अंदर ज्यादा जो एनिमल्स है वो सारे वर्टिब्रेट्स है। ओके, तो इनवर्टिब्रेट्स से सारे वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए हैं। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझा हो। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के एविडेंसेस को देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।